हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे मैंने डैश लाख्स का पैकेज अचीव किया है। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा कि जो मैंने ऑन कैंपस प्लेसमेंट से अचीव किया था और जो मेरी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लगी है वो कैसे आप अचीव कर सकते हो और क्या क्या मैंने उसमें किया था, क्या क्या मेरे से मिस्टेक्स रह गई थी, क्या क्या कमियाँ रह गई थी, मेरी प्रिपरेशन कहाँ तक हुई थी और आपको क्या इंप्रूवमेंट्स करनी चाहिए या फिर आपका पाथ कैसा होना चाहिए, वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले यार मैं ये बताता हूँ कि हर इंसान का पाथ फॉर द प्लेसमेंट इज़ वेरी डिफरेंट, ठीक है, क्योंकि सबकी कंडीशंस भी डिफरेंट होती है। प्लेसमेंट सिर्फ आपकी नंबर वन सिर्फ एक प्रेपरेशन डिसाइड नहीं करता कि कितने लाख रुपए का आपका पैकेज लगने वाला है। बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स यार यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सबसे पहली चीज़ तो ऑब्वियसली आप किस कॉलेज में हो उससे आपका ऑफकोर्स वो मैटर करती है। वो चीज़ ऑन कैंपस अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूँ वो वही सबसे ज़्यादा मैटर करती है। और उसके अंदर भी बहुत सारे लूप होल्स है, बहुत सारी चीज़ें आपको टिक मार्क करनी होती है, चेक मार्क करनी होती है। जैसे कि कितनी आपकी जीपीए है, बहुत मैटर करता है वो, राइट। फिर यहाँ पे ये भी मैटर करता है कि यार जेंडर बेस्ड सिलेक्शन भी डेफिनेटली यहाँ पे होता है, क्योंकि कंपनीज़ में यूजुअली क्या होता है कि दे वांट अ गुड जेंडर रेशो इन द कंपनी एंड बट कॉलेजेस के अंदर आजकल के टाइम पे, क्योंकि ये चीज़ इंप्रूव हो रही है धीरे धीरे करके वैसे तो, बट आजकल के टाइम पे क्या होता है कि मेजॉरिटी 9 आउट ऑफ 10 बॉयज़ होते हैं और 1 आउट ऑफ 10 गर्ल्स होती है, राइट। सो बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि रेशो कम है तो थोड़ा सा उनको मैथमेटिकल एडवांटेज यहाँ पे मिल सकता है लड़कियों को, लेकिन अगेन वो भी आपको बहुत ज़्यादा स्किल्ड होना पड़ेगा, ऐसे ही किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। तो इन सारी चीज़ों से यार बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये मैं इसलिए डिस्क्लेमर दे रहा हूँ एक, ताकि आप यार बस ये मत सोचो कि अगर मैंने इतनी प्रेप कर ली तो मेरा इस कंपनी में लग जाएगा। बहुत सारी चीज़ें होती है। अब इन सब से भी यार ऊपर, जिसको मैं मानता हूँ कि भाई लक भी आपका बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इट डिपेंड्स कि यार आपसे इंटरव्यू में एग्जैक्टली क्या पूछा गया, ठीक है। हो सकता है यार आपने बहुत कुछ कर रखा है अच्छे से, लेकिन गिवन डे पे आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है जो चीज़ आपने शायद नहीं कर रखी होगी, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन लक ऑल्सो, वेरी हैविली ऑन लक ऑल्सो। एंड ब्रांच आपकी कौन सी है बहुत ज़्यादा मैटर करता है उसमें भी, उसके बेसिस पे भी शॉर्टलिस्टिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। मैं एक जेनरिक पाथ ज़रूर बताऊंगा, बट आज मैं अपने बारे में बात करने वाला हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे यार मैं एक टीयर 1 कॉलेज में था, NSIT में, जिसका नाम अब NSUT है। और वहाँ से मेरा जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट लगी थी वो पेटीएम में लगी थी, राइट। और पेटीएम का पैकेज तो काफ़ी टाइम से ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप सा ही है कि उनका बेस अराउंड 12 है एंड फिर उसमें ESOPs कुछ हमें मिलते हैं, ठीक है। वहाँ पे मेरा जो रोल था वो था बैकएंड इंजीनियरिंग का, राइट। तो वो मैंने छोड़ दिया था कुछ ही महीने बाद PW आने के लिए। तो वो था मेरा ऑन कैंपस प्लेसमेंट। अगर बात करूँ, मेरी ब्रांच थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड यूजुअली सारे कॉलेजेस में ही आजकल ये होने लग गया है कि जितने भी CS रिलेटेड ब्रांचेज हैं, यानी कि कंप्यूटर साइंस, IT, AI टाइप की ब्रांचेज हो गई, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग हो गई, एक तो ये ब्रांचेस, और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर नाम की भी कुछ ब्रांचेज होती है कुछ कॉलेजेस में। कुछ केसेस में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ तक अलाउड होती है आपकी मेजॉरिटी ऑफ द टेक प्लेसमेंट्स, ठीक है। ऑफ कोर्स CS वालों को बहुत एडवांटेज मिलेगा ECE वाले बच्चों के ऊपर, बट यहाँ पे भी अलाउड होती है और अच्छी अच्छी कंपनीज विजिट करती है, बहुत सारे बच्चों को अच्छा पैकेज लगता है। और मेरी जो CGPA थी जिसके बेसिस पे मेरी प्लेसमेंट लगी है उस समय तक की, दैट वाज जस्ट 7.63, ठीक है। तो इट इज़ नॉट द वर्स्ट CGPA, बट इट इज़ डेफिनेटली नॉट द बेस्ट CGPA। 8 से ऊपर आप लोगों को रखनी है, ठीक है। जो भी ये वीडियो देख रहा है प्लीज़ मेरी बात मान जाओ, 8 8.5 से ऊपर GPA आपको डेफिनेटली अपनी मेंटेन करनी है। और अगर आप किसी ऐसे कॉलेजेस में हो, कुछ कॉलेजेस में तो 9 की भी कोई वैल्यू ही नहीं होती। जैसे चितकारा में ऐसा सीन है कि भाई 9 से ऊपर अगर तो टोटल 1500-1600 बच्चे हैं तो 1000 से ऊपर बच्चों की 9 से ऊपर GPA आ रही है। तो समझ रहे हो आप समझ जाओगे, इतने होशियार आप हो, अपनी क्लास में आपको बेस्ट में यहाँ पे रहना है। तो इतनी GPA थी मेरी, ये मेरी ब्रांच थी। और अगर मैं प्रेपरेशन की बात करूँ तो यार फर्स्ट ईयर में मैंने DSA स्टार्ट किया था, फिर मैंने बैक ट्रैकिंग पे छोड़ दिया था, फिर सेकंड ईयर मैंने ऑलमोस्ट पूरा गैप दिया था, सेकंड ईयर के एंड में मैंने वापस से चालू किया था क्योंकि इंटर्नशिप आई थी, तो थोड़ा बहुत चालू किया। उस समय मेरा जो इंक्लिनेशन था वो टीचिंग में ज़्यादा था, तो मैं इन चीज़ों से दूर हट रहा था, कोडिंग से बिल्कुल दूर हट रहा था मैं उस समय, बट फिर भी थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा। फिर मैंने बेसिक जितने पहले ही पढ़ लिए थे, डेटा स्ट्रक्चर, एरे वैरे, ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही पढ़ ली थी। मैंने तब थोड़ा स्टैक्स और क्यूज़ ये सब चीज़ें पढ़ी थी सेकंड ईयर के एंड में आके। लिंक लिस्ट में मेरे को परेशानी होती थी। फिर मैंने क्या किया यार, जावा में स्विच कर ली, अपनी C++ से जावा में लैंग्वेज स्विच कर दी। फटाफट मेरे को लिंक लिस्ट काफ़ी अच्छे से समझ आने स्टार्ट हो गया, बहुत ईजी लगा। उसके बहुत सारे क्वेश्चन किए, बाइनरी ट्री भी उसके बाद आराम से समझ आ गया। उसके बाद मैं सीधा डेटा स्ट्रक्चर अपने करते रहा और थर्ड ईयर के अंदर, ऑलमोस्ट थर्ड ईयर के एंड तक मेरा DSA ऑलमोस्ट फिनिश हो गया था। कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स जैसे सेगमेंट ट्रीज और ट्राइज से ये मैंने मिस कर रखे थे, कुछ एक दो ऐसे टॉपिक्स थे, बट
मोर और लेस मेरा डीपी में करके गया था, ग्राफ करके गया था, तो मोर और लेस मेरे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए थे। एंड फिर मेरी जो प्लेसमेंट थी, हमारी प्लेसमेंट 4th ईयर के स्टार्टिंग में शुरू होती है। आप ये समझ सकते हो 1 अगस्त से शुरू होती है, कुछ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन कंपनीज़ को छोड़ के 4-5। 1 अगस्त से मेजॉरिटी बढ़िया कंपनीज़ भी शुरू होती है। उसकी मेरी 45 to 50 डेज़ बाद प्लेसमेंट लगी थी, ठीक है। तो विच वॉज अर्ली प्लेसमेंट ओनली, स्टार्टिंग के 2-3 महीनों में लग जाती है, तो इट इज़ गुड, ठीक है, इट इज़ कंसिडर्ड गुड इनफ। तो तब मेरी यहाँ पे ऑन कैंपस प्लेसमेंट लग गई थी। क्या क्या यार मुझसे पूछा गया था प्लेसमेंट के अंदर, अगर मैं बताऊँ, मैंने टोटल 3 इंटरव्यूज़ दिए थे, जिसमें से ऑफकोर्स 2 में मैं रिजेक्ट हुआ था और तीसरे में विच वॉज पेटीएम में सेलेक्ट हुआ था, ठीक है। पहले इंटरव्यू के अंदर मुझसे जैसे पजल के ऊपर थोड़ा ध्यान दे दिया गया था, फिर थ्योरेटिकल चीज़ें मुझसे ज़्यादा पूछी जा रही थी, जैसे कि DBMS, OSCN, इनके बारे में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इंटरव्यूअर्स, तो वो डिपेंड करता है आपकी किस्मत के ऊपर। सेकंड इंटरव्यू में क्या हुआ था कि यार मेरा ऑलमोस्ट लास्ट इंटरव्यू था, तो इंटरव्यूअर भी थक गया था, तो वो भी DSA के ही सवाल पूछना स्टार्ट कर दिया था, जो कि मैं ढंग से उसको बता रहा था। फिर जब उसने कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स की कुछ चीज़ें पूछी, वहाँ पे मैं लड़खड़ा गया था थोड़ा सा। थर्ड जो मेरा था पेटीएम का, जो 2 राउंड्स हुए थे यहाँ पे मेरे, 3 टोटल HR राउंड को मिला के, तो 2 राउंड्स जो मेरे थे, पहले राउंड में भी सिर्फ DSA पूछा गया था, ठीक है। जो सेकंड राउंड था, फॉर्चुनेटली उसमें भी मेरे से सिर्फ DSA और ऊप्स, पहले में भी थोड़ा ऊप्स, सेकंड में ज़्यादा ऊप्स, ये सारी चीज़ें पूछी गई थी। और इनके जैसे होता क्या है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाया जा रहा है वहाँ पे, वो तो मुझसे हुआ था कि यार एक पर्टिकुलर क्वेश्चन दे दिया, सॉल्व करके दिखा दो, बट आपसे यूजुअली पूछा जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल बाइनरी सर्च क्या होता है। वैसे बहुत सिंपल सी बात है, बट ये भी जैसे पूछ लिया, फिर बोल दिया अच्छा तो क्यों इसमें क्या कहते हैं बिग ऑफ लॉगिन की आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है सर्चिंग की, ये सब थोड़ा उसको रीजनिंग देना पड़ता है और ये ढंग से चीज़ें हमें बतानी पड़ती है। बाइनरी सर्च में हम सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कि भाई वाइल लो इज़ लेस देन इक्वल टू हाई, उनको बताना होता है कि सर्च स्पेस रिड्यूस करते हैं हाफ से एवरी सिंगल टाइम, ठीक है। तो कुछ लॉजिकल चीज़ें कई बार पूछ लेते हैं आपसे, हर टॉपिक के बारे में पूछ सकते हैं, तो वो आपको बतानी पड़ेगी। तो ये तो यार मेरा वो था कि इंटरव्यू प्रोसेस। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि ऑन कैंपस की बात हो रही है और ऑफ कैंपस, ऑफ कोर्स बिकॉज मैं एडटेक में पहले से था, मुझे पढ़ाना बहुत अच्छे से आता था, तो उस वजह से यार फिजिक्स वाला के अंदर मेरी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट भी हो गई, मतलब एज अ फ्रीलांस पहले, और फिर मैंने फुल टाइम यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। बट दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। उसके लिए यार मुझे बेसिकली एक ऑनलाइन फेस था, क्योंकि मैं पहले से और पढ़ाना जानता था, तो टीचिंग एक्सपीरियंस काम आया था, ठीक है। अब मैं बात करूँ शॉर्ट कमिंग्स की, तो अगर आप यार पहले से, जैसे मैं तो डिसाइडेड ही नहीं था कि मेरे को क्या बनना है, मेरे को किस चीज़ का टीचर बनना है, इसमें मेरे को दिक्कत थी पहले ही कि टीचर बनना है या इंजीनियर बनना है, इनमें से क्या। बट अगर अभी आप इस पाथ पे हो तो आई वुड से कि पहले तो थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लो, ठीक है, कि क्या बनना है लाइफ में। और अगर आपको इंजीनियरिंग का पाथ चूज़ करना है तो जो मैंने शॉर्ट कमिंग्स की थी वो बिल्कुल भी मत करना। नंबर 1 शॉर्ट कमिंग मेरी यही थी कि 3rd ईयर में मैंने अपना मेजॉरिटी ऑफ गुड लेवल का जो DSA था 3rd ईयर में किया था, विच यू शुड डू इन 1st ईयर इटसेल्फ, मैक्स टू मैक्स 2nd ईयर आपको, वैसे तो 1st ईयर में ही उस चीज़ को निपटा दिया करो। सेकेंडली यार कि कुछ चीज़ें जो मेरी शॉर्ट कमिंग्स रह गई थी, प्रोजेक्ट्स, ठीक है, तो अच्छे से प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हो, कम प्रोजेक्ट्स बनाओ लेकिन समझ के बनाना उसको, ठीक है। और अगर कहीं से टेप भी रहे हो तो पूरा आपको आना चाहिए कि आप एक्सप्लेन कर दो उसको, कोई दिक्कत नहीं होगी फिर, लेकिन पूरा एक्सप्लेन करना आपको आना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे कि यार कुछ कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल ढंग से पढ़ लेना, स्पेसिफिकली आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में भी, मेरी ब्रांच में भी सब्जेक्ट्स ऐसे आ जाते हैं, और अगर आपके सब्जेक्ट्स है ब्रांच में, आपकी कॉलेज उसमें जर्नी में कॉलेज के सब्जेक्ट्स में डेफिनेटली पढ़ो, वरना अलग से ज़रूर पढ़ना कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स को, विच आर DBMS, OS एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग। थोड़ा सा डेवलपमेंट भी अगर हो पाए तो कर लेना, ऑन कैंपस में शायद इतना काम ना है लेकिन आ सकता ज़रूर है, ऑफ में तो बिल्कुल आ सकता है। तो ये कुछ मिसिंग रह गई। मेजॉरिटी में यही बोलूँगा कि यार स्टार्टिंग से अपना DSA अगर आप स्ट्रॉन्ग रखोगे सही है, और सबसे बड़ी चीज़ अपनी GPA बहुत अच्छी मेंटेन करो, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं 45 या 50th डे पे अराउंड सेलेक्ट हुआ था जिसमें मेरी प्लेसमेंट लगी थी। और अगर मैं अपने फर्स्ट इंटरव्यू की बात बताऊं तो वो भी आई थिंक 35 डेज़ के बाद आया था। अब इतने दिनों तक था क्या मेरा कोडिंग राउंड बेकार जा रहा था कि मेरे को इंटरव्यू का मौका ही नहीं मिल पा रहा था? नहीं यार, कोडिंग राउंड तो सबका ही अच्छा जा रहा था, ऑनलाइन कोडिंग राउंड थे, राइट। और जो ऑफलाइन वाले थे उसमें तो और अच्छा एडवांटेज था मेरे पास। तो फिर भी क्यों ऐसा हो रहा था कि यार कोडिंग राउंड्स के बाद भी इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, इंटरव्यू तक मैं पहुंच नहीं पा रहा था, GPA शॉर्ट लिस्टिंग, ठीक है। जब ऐसा होता है कि यार 100 बच्चे हैं, सबकी आपकी बहुत अच्छे क्या कहते हैं कोडिंग स्किल्स है, एटलीस्ट टेस्ट में सबके अच्छे नंबर आए हैं, तो किसी न किसी एक चीज़ को, क्योंकि कंपनी चाहती है कम लोगों का इंटरव्यू लेना, ठीक है, तो वो टॉप GPA वालों को उठा लेते हैं। तो अपनी GPA बहुत स्ट्रॉन्ग रखना। बहुत केसेस में ऐसा हो सकता है कि कोई एक ऐसा इंसान हो जिसकी कोडिंग आपसे बहुत ही बेकार हो, लेकिन उसकी GPA अच्छी हो, तो उसकी प्लेसमेंट आपसे डबल पैसों की भी लग सकती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है।
तो लास्टली मैं यही बोलूँगा यार, जिन भी पॉइंट्स को के बारे में मैंने बताया, स्पेसिफिकली मेरी शॉर्टकमिंग जो मैंने बताई है, उन चीज़ों पे ध्यान आपको रखना है। सबकी जर्नी यार यूनिक होती है, किस्मत भी एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जितनी आप मेहनत जल्दी करते हो, ज़्यादा करते हो, आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग एज इन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड पैकेज विल ऑलवेज इंक्रीज। ऑफ कैंपस के लिए आप यार नेटवर्किंग टाइप की चीज़ को एक्स्ट्रा भी डाल दो कि यार यू हैव टू गेट रेफरल्स फ्रॉम समबडी, तो वो चीज़ भी शुरू कर देना लिंक्डइन पे। आपसे मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में। बाय।